जय हिंद स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 12th ऑफ इलेक्ट्रिशियन थियरी। जो इलेक्ट्रिशियन थियरी का चैप्टर 12th है वो है केबल इंसुलेशन एंड वोल्टेज ग्रिड। ठीक है, चैप्टर 12 केबल इंसुलेशन एंड वोल्टेज ग्रिड। वोल्टेज ग्रिड्स, ठीक है। इसमें जो पहला सब टॉपिक है वो है सर्किट। विद्युत परिपथ क्या होता है? परिपथ, सर्किट, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे सर्किट। सर्किट आप किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ वो होता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स हो, कंडक्टर हो और एक लोड हो, ठीक है, और एक स्विच हो। चारों चीज उपस्थित होना चाहिए, उसे कहेंगे सर्किट या परिपथ। क्या क्या होना चाहिए? पहला, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स, और दूसरा कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, जो करंट को कैरी करेगा। और तीसरा स्विच होना चाहिए, स्विच। और जो चौथा है लोड होना चाहिए, लोड होगा तभी करंट फ्लो होगा, रेसिस्टेंस, ठीक है। जो इसका सूत्र होगा रेसिस्टेंस का V अपॉन आई होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इसी से निकलता है, V इक्वल टू आई आर से। जब R को निकालेंगे, आई इधर भेजेंगे तो V अपॉन आई होगा और इक्वल टू R होगा, क्योंकि R बराबर V अपॉन आई, ठीक है। तीन प्रकार के सर्किट होते हैं। सर्किट क्या होता है? वोल्टेज सोर्स होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर होगा, स्विच होगा और लोड होगा। जब चारों चीज उसमें होगा तो तब एक सर्किट का निर्माण होगा, विद्युत सर्किट का, विद्युत परिपथ का, ठीक है। आपको ऑप्शन देगा एमसीक्यू में, जब सीबीटी एग्जाम होगा उसमें देगा ऑप्शन। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन देगा इनमें से कौन सी चीज विद्युत परिपथ में उपयुक्त होती है। चारों ऑप्शन में से कोई एक देगा, या तो वोल्टेज सोर्स देगा, या कंडक्टर देगा, या स्विच देगा, या फिर लोड देगा। चारों में से कोई एक देगा, आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सर्किट देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्किट भी होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्किट, सेकेंड टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ सर्किट। परिपथ के प्रकार, ठीक है, परिपथ के प्रकार। जो पहला परिपथ है वो है क्लोज सर्किट। क्या होगा? क्लोज सर्किट, जिसे कहेंगे बंद परिपथ, बंद परिपथ, ठीक है। और जो दूसरा है वो है ओपन, ओपन सर्किट, खुला परिपथ, खुला परिपथ। और जो तीसरा वो है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ। इसे नोट कर लें। तीन प्रकार के परिपथ होते हैं। पहला क्लोज सर्किट यानी कि बंद परिपथ, ओपन सर्किट खुला परिपथ, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ। ये दोनों फॉल्ट भी होते हैं। ये दोनों दो प्रकार के फॉल्ट भी होते हैं। ये पिछली क्लास में हम लोग देखा था। फॉल्ट, ओपन सर्किट भी होता है और फॉल्ट भी होता है। तो पहला हेडिंग डालिए इसमें, बंद परिपथ, ठीक है। बंद परिपथ क्या होता है? बंद परिपथ वो होता है जिसमें करंट का कोई वैल्यू होगा, वोल्टेज का भी होगा
और रेसिस्टेंस का भी कोई वैल्यू होगा। परिपथ के लिए क्या क्या चाहिए? वोल्टेज सोर्स चाहिए, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है। कंडक्टर चाहिए, ये कंडक्टर हो गया। एक स्विचिंग डिवाइस होना चाहिए, ये स्विच हो गया। और एक लोड होना चाहिए, एक लोड हो गया, ठीक है। इसे आप बल्ब मान लीजिए, ठीक है, बल्ब है। तो वोल्टेज सोर्स ये है, वोल्टेज सोर्स, और ये क्या है? कंडक्टर है, कंडक्टर। और ये क्या है? स्विच है। और ये लोड है। तो चार चीज हो गए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। क्या बन गया? एक सर्किट बन गया, इसमें एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो होता है, ओपन सर्किट में करंट का मान 0 होता है। और शॉर्ट सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम यानी कि अनंत होता है, बहुत अधिक करंट उसमें फ्लो होता है शॉर्ट सर्किट में, ठीक है। तो ये क्या है? अपना क्लोज सर्किट है। इसका जो फॉर्मूला होगा रेसिस्टेंस का, R इजिकल टू V अपॉन I होगा, ठीक है। इसमें I का भी वैल्यू, रेसिस्टेंस का भी कुछ वैल्यू होगा, वोल्टेज का भी होगा कुछ वैल्यू, और I का भी कुछ वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 230 वोल्ट का है, ठीक है, ये 230 वोल्ट है। और ये 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब मान लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है करंट इसमें कितना फ्लो होगा। तो पावर का सूत्र लगाएंगे इसमें, ठीक है। P इजिकल टू वी आई से, ठीक, और V इजिकल टू आई आर से, दोनों का निकालेंगे। तो इसमें पावर वाट कितना है? 100 वाट है, यानी कि P इजिकल टू वैल्यू कितना दिया है? 100 वाट, 100 वाट दिया है। और वोल्टेज कितना दिया है? V इजिकल टू दिया है 230 दिया है, ठीक है, 230 वोल्ट दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें करंट निकालना है। तो इसमें से सूटेबल कौन सा सूत्र है? ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है, P इजिकल टू वी आई। तो I का मान क्या होगा? I इजिकल टू होगा, I का वैल्यू निकालेंगे तो P अपान V हो जाएगा, ठीक है। तो P का मान कितना दिया है? 100 वाट, सॉरी, हाँ 100 वाट है, 100 वाट अपान 230, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/23 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो 0.43 करके समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 0.43 आएगा। जो करंट का मान होगा वो कितना आएगा? 0.43 फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार फाइंड आउट करते हैं, किसी भी चीज का वैल्यू कर दिया है, दो चीज का वैल्यू दिया है, एक चीज का वैल्यू अगर नहीं दिया तो इसी चीज से, इसी सूत्र से फाइंड आउट करते हैं, V इजिकल टू आई आर से या P इजिकल टू वी आई से, ठीक है। ठीक, ये अपना क्या है? क्लोज सर्किट है। अब ओपन सर्किट देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे ओपन, दूसरा है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, खुला परिपथ, खुला परिपथ, ठीक है। खुले परिपथ में क्या होगा? वोल्टेज होगा, कंडक्टर होंगे, एक स्विचिंग डिवाइस होगा, एक लोड होगा, ठीक है, ये क्या है? बल्ब है, और ये वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और ये स्विचिंग डिवाइस है, और ये कंडक्टर है, ठीक है, और एक सर्किट है। इसमें बाय द वे मान लीजिए कहीं पे ओपन हो जाए, यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं सर्किट, यहाँ पे स्विच क्लोज है लेकिन यहाँ पे ओपन हो जाए, किसी कारण क्या हो जाए? यहाँ पे ओपन हो जाए। जब ओपन हो जाएगा तो इसमें करंट का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, करंट फ्लो इसमें नहीं होगा। ओपन सर्किट में करंट का मान शून्य होगा और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें रेसिस्टेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। एयर में रेसिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट।
अगर ये दो, एक तार है, ठीक है, एक तार ये गया है कंडक्ट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये टूट जाएंगे तो इनके बीच का जो रेसिस्टेंस होगा, ये जो बीच का जो रेसिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत हो जाएगा। ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा और करंट जीरो होगा, ठीक, ठीक है। इसमें जो होगा वो करंट का मान जीरो होगा और रेसिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला है जो हमारा वो है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि लघु परिपथ, यानी कि परिपथ क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ये अपना वोल्टेज सोर्स है, ये कंडक्टर है, ये कोई स्विचिंग डिवाइस है, और यहाँ पे लोड है और ये कंडक्टर है, ठीक। अगर बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये बल्ब है, ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स है और ये स्विचिंग है और ये कंडक्टर है, ठीक। अगर बाय द वे जब बाय द वे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ इन दोनों तार आपस में टच हो जाए, यानी कि शॉर्ट हो जाए, यानी कि लघु परिपथ हो जाए, परिपथ क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जब परिपथ छोटा होगा, ठीक, तो रेसिस्टेंस के पास नहीं जाएगा, करंट जो होगा वो रेसिस्टेंस के पास नहीं होगा, इससे ही पास हो जाएगा, ठीक है, इसी शॉर्ट सर्किट से पास हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस का मान यहाँ पे, करंट का मान जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी कि बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे करंट का मान बहुत हाई करंट फ्लो होगा, कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, एकदम जीरो रेसिस्टेंस से होके जाएगा, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, बहुत अधिक, अनंत के अनंत जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। शॉर्ट सर्किट में जो करंट का मान होता है वो इनफाइनाइट होता है और रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक इसी का उल्टा क्या होता है ठीक इसी का उल्टा ओपन सर्किट में होता है। ओपन सर्किट में करंट का मान जीरो होता है और रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसमें करंट इनफाइनाइट है और रेसिस्टेंस क्या है, शून्य है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट समझ में आ गया होगा। सर्किट क्या होते हैं, सर्किट होने के लिए एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, करंट चाहिए और स्विचिंग डिवाइस चाहिए और चाहिए एक लोड चाहिए, ठीक है। ये चारों फैक्टर होना चाहिए, ये चारों फैक्टर होगा तो क्या बनेगा, अपना सर्किट का निर्माण होगा, ठीक है। अगला जो है वो है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम क्या कहता है, जो फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, फॉर्मूला जो है प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होते हैं, यानी कि लेंथ के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये रेसिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ रेसिस्टेंस है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ठीक है। सूत्र के अनुसार देख लेते हैं, जो लेंथ को बढ़ाएंगे, लेंथ को यानी कि लंबाई बढ़ाने पर रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा, ठीक है। लंबाई बढ़ाने पर रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा और एरिया यानी कि क्षेत्रफल,
एरिया के क्या है, रेसिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे, सॉरी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया को बढ़ाने पर, एरिया बढ़ाने पर रेसिस्टेंस का मान घटेगा, ठीक है, एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का मान घटेगा, ठीक। हीट अगर बढ़ता है, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ाने पर रेसिस्टेंस का मान बढ़ता है, ठीक है। अगर वायर का हीट बढ़ता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। और प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, वायर पे अधिक प्रेशर दाबेंगे, तो प्रेशर दाबने से क्या होगा, करंट जो होता है, ये करंट, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है अपना, जो करंट फ्लो होता है वो सरफेस पे होता है, सरफेस से करंट फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सरफेस से, यानी कि ऊपर के सरफेस से होके जाते हैं, ठीक है, ऊपर के सरफेस से होके जाएंगे, तो जब प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो वायर दबेगा, जब वायर दबेगा तो करंट कैरी करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स, उनको दिक्कत होगा, जब दिक्कत वहां पे होगा तो हीट वहां पे इंड्यूस होगा, हीट उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होने के कारण रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, तो वहां पे हीट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कहीं पे शादी या फिर कहीं फंक्शन ऐसा होता है, कहीं पे सेमिनार हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो वायर को मोड़ते नहीं है ज्यादा, अगर कहीं वायर ज्यादा मुड़ा हुआ है या फिर दबा हुआ है तो वो दाबते नहीं है, दाबते इसलिए नहीं है कि अगर उस पर जब दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो वायर पे, वायर हीट होगा, जब वायर हीट होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण वायर हीट हो जाएगा, वायर हीट होने के कारण इंसुलेशन भी जल सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कई प्रकार के फॉल्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, प्रेशर, प्रेशर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हीट उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा तो वायर का इंसुलेशन जल सकता है, ठीक है। तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, हीट बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। और सेमीकंडक्टर में जो होता है, सेमीकंडक्टर में, जो सेमीकंडक्टर है उसमें अगर हीट बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का मान कम होगा, एक पॉइंट तक उसमें भी कम होता है, उसके बाद भी उसमें बढ़ने लगता है, ठीक है। ये था फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। और इसके बाद है प्रतिरोध जोड़ने का नियम, ठीक है, प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं। रेसिस्टेंस जोड़ने का नियम, दो नियम होता है, एक होता है सीरीज, ठीक है, श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम, या फिर कहते हैं इसे सीरीज, सीरीज, ठीक है। और दूसरा होता है समांतर, समांतर यानी कि पैरेलल। सीरीज, सीरीज क्रम में जोड़ते हैं या फिर पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, इनको आपस में जोड़ना है, ये R1 है और ये R2 है, ये किस में जुड़े हैं, ये सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है, ये सीरीज में जुड़े हैं। तो पूरा, अब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना मिलेगा, दोनों दोनों टर्मिनल पे, इनको इनको जोड़ेंगे R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 यहाँ मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, R1 प्लस R2, दो मिलकर लेके समझाते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम है, ठीक है,
और यहाँ पे 7 ओम है। तो जो टर्मिनल पे रेसिस्टेंस मिलेगा वो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 5 7 5 12 ओम मिलेगा। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा है पैरेलल। नोट करिए आप। और दूसरा क्या है, पैरेलल है। ठीक, ये एक रेसिस्टेंस हो गया और ये दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, ये आपस में पैरेलली जुड़े हैं, ठीक है। ये किस कैसे जुड़े हैं, पैरेलली। और यहाँ पे टोटल आर इक्विवेलेंट ढूंढना होगा। आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, अगर ये R1 है और ये R2 है तो टोटल रेजिस्टेंस होगा RT, मतलब टोटल रेजिस्टेंस R1 गुणे R2 अपान R1 प्लस R2। इसे ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल लेके समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, 2 ओम है और 4 ओम है। तो ठीक इसी सूत्र पे रखेंगे, यहाँ पे RT ज्ञात करना है, RT। तो R टोटल क्या होगा, R1 गुणे R2, R1 क्या है 2 गुणे 4 प्लस 2 यानी कि 4 दूना 8 और 4 दू 6, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3, 4/3। अब 3 से करेंगे 4, पॉइंट लगाएंगे, 3 से एक बार में जाएगा, ठीक है, 3 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 3 3 का 9, यानी कि 1.3 करके ओम आएगा, ठीक है। तो इसका जो एडिशन होगा वो इस प्रकार होगा और जो सीरीज का होगा वो सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है। तो ये है समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम है। अगला जो है वो है मीटर। अगला अपना है वो है मीटर। मीटर क्या है, ठीक है, पहला जो मीटर है वो है एमीटर, ठीक है, एमीटर, इसे हिंदी में कहते हैं अमीटर, ये करंट को मेजर करता है। दूसरा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तीसरा वॉट मीटर, वाट मीटर, वॉट नहीं वाट मीटर। और चौथा एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। और पांचवा जो है वो है फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। ये कुछ मीटर है, ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एमीटर है, जो एमीटर होता है वो है करंट को मेजर करता है, ठीक है, करंट को मेजर करता है। एमीटर करंट को मेजर करता है। ये इसका सिंबल ऐसे होता है, ये सीरीज में लगता है, ठीक है, इसे सीरीज में लगाते हैं। और जो वोल्ट मीटर है तो वो है वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज को, इसे पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, इसे पैरेलली लगाते हैं, इसे पैरेलल ऐड करते हैं। जो वॉट मीटर होता है वो शक्ति मापता है, ठीक है, वॉट को, कितने वाट का है, ठीक है। इसे लगाते हैं हम लोग, एक तो सीरीज में लगाते हैं और एक हिस्सा इसका पैरेलल लगाते हैं। तो सीरीज और पैरेलल दोनों में होता है, ठीक है। वॉट मीटर जो जो सीरीज वाला टर्मिनल होता है वो सीरीज में जोड़ते हैं और जो शंट वाला होता है उसे पैरेलल में जोड़ते हैं वॉट मीटर में। एनर्जी मीटर आप जानते ही हैं, जो ऊर्जा मापता है, एनर्जी मीटर जो बाहर लगा रहता है, ठीक है, जो पोल से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एनर्जी मीटर हम लोग के घर के बाहर लगा होता है, जो मेजर करता है कितना यूनिट बिजली हम लोग खर्चा किए हैं, उसे कहते हैं एनर्जी मीटर। इसमें
इस प्रकार का इसका होता है इसमें, ठीक है। और इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, फेज और न्यूट्रल। एक पावर सप्लाई इनपुट होता है और एक फेज और न्यूट्रल जो होता है वो आउटपुट होता है। ये पोल से आता है और ये घर में जाता है। यहाँ पे मेजर करता है कितना बिजली हम लोग, कितना यूनिट बिजली खर्चा कर लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीटर वो होता है जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, ठीक है। जो डीसी होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी होता है और इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, फ्रीक्वेंसी मापता है कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। जो इंडिया की है वो कितनी है 50, और इंडिया पे जो भी इंस्ट्रूमेंट बनता है वो कितने पे होता है 50 ± 5 बनता है। यानी कि अगर 55 भी फ्रीक्वेंसी आए तब भी सही रहेगा, अगर 55 भी आए तब भी काम कर लेगा, ठीक है। तो इसका रेंज भी बढ़ाना होता है, ठीक है। रेंज, इसमें 2 रेंज बढ़ाएंगे, इसका इसी का केवल रेंज बढ़ाना होता है, इन दोनों का रेंज, ठीक है। अगर एमीटर का रेंज हम लोग को बढ़ाना है, ठीक, एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो एक शंट रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक शंट रजिस्टर लगाएंगे पैरेलली। एमीटर का अगर हम लोग का रेंज बढ़ाना है यानी कि 5 एम्पियर माप रहा है, अगर 10 एम्पियर बनाना है तो क्या करेंगे, एक शंट रजिस्टर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। शंट रजिस्टर, ठीक इसी प्रकार वोल्ट मीटर का अगर हम लोग को रेंज बढ़ाना है तो एक इसमें यूज करेंगे हम लोग सीरीज रजिस्टर। क्या यूज करेंगे, सीरीज रजिस्टर, ठीक है। एमसीक्यू आपको सीबीटी में देगा कि वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए, वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शंट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस और 2-3 ऑप्शन और देगा। तो उसमें से जो आएगा वोल्टेज को रेंज बढ़ाने के लिए आएगा, उसमें आएगा सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस को हम लोग ट्रिक करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए बताएगा तो एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग शंट रजिस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, शंट रजिस्टर ऐड करते हैं, शंट यानी कि पैरेलली ऐड करते हैं, इसमें शंट रजिस्टर का यूज करते हैं। तो ये चैप्टर जो था केबल इंसुलेशन एंड वोल्टेज ग्रिड, ये कवर हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल बेस्ड चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, प्रैक्टिकल से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ से भी बहुत क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, मतलब हर बार आते हैं ओम्स लॉ से, और मीटर से भी आते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में केवल इतना ही था, और